हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की ये सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का पहला चैप्टर तीनों सब्जेक्ट का हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 31 अप्रैल से पहले, 31 मई से पहले मैंने टारगेट रखा है कि 6 टू ईयर तक आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट करा दी जाए, तो कम समय में। लगभग आपकी 82 लेसन हैं आपके तीनों में मिला के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में मिला के। तो आपका ये लगभग 82 चैप्टर्स जो हैं, ये लगभग एक महीने में आपके कंप्लीट कराने की यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा, और उम्मीद है कि ये कंप्लीट भी हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले चैप्टर में देखा था, उसमें क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये चैप्टर का नाम था, और कुछ चीज़ें अच्छी थी उसमें, और कुछ चीज़ें अभी स्टार्ट हो रहा है। तो 6 में तो जितना आगे बढ़ते जाएंगे अच्छी चीज़ें आपको मिलती हुई जाएंगी। ठीक है, जितना आगे बढ़ेंगे, अभी सम्राट अशोक के बारे में जानने को मिलेगा आगे। फिर जब मुगल साम्राज्य स्टार्ट होगा या उसके बाद चीज़ें स्टार्ट होंगी, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मैटर मिलता जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में, इस उपमहाद्वीप में, जो दक्षिण एशिया महाद्वीप, उपमहाद्वीप है, नहीं, कल जो वीडियो थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। तो कारण क्या थे, कारणों के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला कारण क्या था कि वो लोग क्यों घूमते थे। यह पहला कारण यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। ठीक, इसलिए उन्हें और भोजन की तलाश में दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। मतलब एक ही जगह पे, प्राचीन समय में इतने साधन नहीं थे, तो एक ही जगह पे जो उनके फल, पौधे और जो जानवर थे, उनको अगर वो लोग ज़्यादा दिन तक रहते थे तो वो खत्म हो जाते थे, उनकी अभाव हो जाता, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान अपने भोजन की व्यवस्था के लिए जाना पड़ता था। दूसरा कारण कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तो दूसरा कारण ये था उनकी टहलने घूमने का। ठीक है, तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और जो लास्ट कारण इसमें दिया गया है वो है, चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में से मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो ये चार कारण ये दिए गए हैं कि लोग क्यों एक जगह से दूसरे स्थान तक जाते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो यहाँ पे देखिए, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। ठीक है, और आगे देखिए, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो जो प्राचीन समय के लोग थे, वो लकड़ियों का प्रयोग औजारों को बनाने के लिए, घरों को बनाने के लिए, झोपड़ियां बनाने के लिए भी करते थे। ईंधन के लिए तो होता ही था उसका प्रयोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पत्थर के औजारों का उपयोग। ठीक है, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए। ठीक है, ये पत्थरों की खोदने के लिए, ठीक है, खोदने के लिए किया जाता था पत्थरों का औजार। दाएं, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। इस टाइप के पत्थरों का प्रयोग सिलने के लिए किया जाता था। ठीक है, रहने की जगह निर्धारित करना। ठीक है, एक और मैं बात बोलना चाहूँगा कि जैसे कल की वीडियो जो थी आपकी, वो लगभग 23 मिनट की। ठीक है, उसका जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन था वो लगभग 4 मिनट 15 सेकंड था। लगभग मतलब एक तरीके एवरेज ये आया था कि 4 मिनट 15 सेकंड 23 मिनट की वीडियो देखी जा रही है। तो उसमें मुझे एक चीज़ लगी कि काफ़ी लोग इसको अभी इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन
जो लोग थोड़े सिंसियर हैं उन लोगों से मैं एक बार, बस सिर्फ एक बार ही कहूंगा कि इसको देखने की कोशिश जरूर करें, इसको मतलब सुने, क्योंकि इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि इससे कहीं से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बना के रख दिया जा सकता है। ठीक है, तो बाकी तो आप लोगों की अपनी मर्जी है। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ठीक है, तो लाल त्रिकोण वाले स्थान है वो पुरास्थल थे जहां आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ कहाँ पे, ये देखिए, एक है भीमबेटका लाल त्रिकोण, देखिए कुरनूल की गुफाएं, हुंगसी, ये वो जगह हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। अब यहाँ पे देखिए लिखा है भीमबेटका, ये देखिए जो फोटो बनी है इसके बारे में बताया जा रहा है, ये भीमबेटका की जगह है, इसके बारे में बताया जा रहा है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी अक्सर पूछ दिया जाता है। भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश। भीमबेटका के बारे में यही पूछा जाता है ज्यादातर, जो भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल वगैरह में आ चुका है शायद, कि भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका कहाँ है, आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। तो भीमबेटका कहाँ है, ये नर्मदा घाटी के पास है और मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। पुरा स्थल किसे कहते हैं, पुरा स्थल के बारे में यहाँ लिखा है, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, मतलब आगे इनसे अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोग परिचित हो जाएंगे। ठीक है, अभी जितना आगे बढ़ेंगे, जब आपकी अर्थ कंप्लीट हो जाएगी तब आप लोग खुद ही सोचना कि आपको कितने अच्छे से ये चीज समझ में आई है। ठीक है, आग की खोज, अब आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा। ठीक है, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो कुरनूल गुफा, कुरनूल गुफा मानचित्र में कहाँ पर है, कुरनूल गुफा देखते हैं, यहाँ पर ढूंढनी पड़ेगी। कुरनूल कुरनूल कुरनूल, कुरनूल की गुफा इसमें तो कहीं दिखाई नहीं रहे हैं। ठीक है, पता नहीं कहाँ पे बताई है कुरनूल गुफा, अरे सॉरी, ये क्या, यहाँ पे तो दी है, ये है कुरनूल गुफा, यहाँ से आग के जो राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नाम और तिथियां यहाँ पर दिए गए हैं, इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा हल्का। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों, पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ठीक है, 20 लाख साल पहले से। ठीक है, इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, आरंभिक, मध्य, मतलब आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99%, 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है, मतलब पुरापाषाण काल में। इसके बाद आता है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले उसे मेसोलिथ या मध्य पाषाण काल कहते हैं। ये पूरा पाषाण काल था, अब मध्य काल, पाषाण काल के बारे में यहाँ पे बताया गया। ठीक है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, मेसोलिथ किसे कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल को। इसका समय लगभग 12,000 पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। ठीक है, पुरापाषाण हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया। अब यहाँ पे देखिए नवपाषाण काल, अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से हुई है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा। ठीक है, अब ये जाना जरूरी था। अब बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया में जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे।
ठीक है, घास वाले मैदान लगभग 12,000 साल पहले बनने लगे। ठीक है, इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत के बारे में यहाँ पे देखिए। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इस अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। मतलब ठीक है, शुरुआत में इसके बारे में जानते ही नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे इससे परिचित हुए, समय इसका पता किया कि कब जो धान, जौ और गेहूं है इनका कब ये बोए जाते, कब इनका पूरा सिस्टम पूरा इन लोगों ने जान लिया और धीरे धीरे ये लोग कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के पास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सबसे पहले किस पालतू जानवर को पाला गया था, तो वो कुत्ता था। ठीक है, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए होंगे। ठीक, बसने की प्रक्रिया लोगों ने, ठीक है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इनकी वजह से यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। ठीक है, यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते गए। ठीक है, आगे देखते हैं एक नवीन जीवन शैली। अब यहाँ नवीन जीवन शैली के बारे में देख लेते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसमें विकसित होने के कुछ वक्त लगता है। ठीक है, इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो इनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। ठीक है, अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। ठीक है, जो मेन चीजें हैं उनको देखते हैं। तो लोग भंडारण के लिए क्या करते थे, बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोदा, मतलब जमीन में गड्ढा खोद के उसमें वह भंडारण करते थे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालक भोजन के भंडार का एक तरीका है। ठीक है, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। सबसे पहले पशुपालक कहाँ पाए गए, आधुनिक कश्मीर में और उत्तर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं सीधे स्थायी जीवन की ओर। इसको देखते हैं। पुरातत्वों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से भी बन सकता है, जितने भी वनडे एग्जाम है उनमें आ सकता है कि बुर्ज होम कहाँ है, तो बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में। ठीक है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है।
ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे, पकाते होंगे। ठीक। बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनमें धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन, प्रस्तर मतलब पत्थर, युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ठीक है। तो ये नवपाषाण काल के कुछ ये देखिए उपकरण है, ये यहाँ पे रखे हुए लिखा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, मतलब उनको सजाया भी जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। ठीक। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ, ये तो सब छोटी फालतू बातें हैं। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ का ये देखिए, मेहरगढ़ के एक घर का चित्र यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। ये देखिए चार मतलब वर्गाकार है। ठीक है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा स्थल है। कौन सा? मेहरगढ़। कहाँ पे है? ईरान जाने वाले रास्ते, महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं, जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ के अलावा चौकोर अथवा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। ये देखिए चौकोर है एकदम, ठीक है, और 4 कमरे इसमें दिखाए भी गए हैं लगभग। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ठीक है, लोगों की आस्था है। ठीक है, तो मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ठीक। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। देखिए पुराने जमाने की बातें हैं, तो ये सब चीजें भी होती थी कि मृतकों के साथ उसमें बकरी को भी दफना दिया गया, और लोग सोचते थे कि उसके मृतक जो है उसके खाने के लिए ये व्यवस्था है। ठीक। अब यहाँ पे देखिए मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? ये देखिए, ये देखिए इंसान का है और ये बकरी है। ठीक। तो इस तरीके से इनके खाने के लिए बकरी इधर भी है, ये भी है। ठीक। नेक्स्ट है अन्यत्र। इसमें देख लेते हैं फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की। 100 साल पुरानी बात है, बहुत पुरानी नहीं है। छात्रों ने की। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच के बनाए गए होंगे। इसमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। लास्ट है, बस इतना ही बचा है। एक नवपाषाणी पुरास्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल ह्यूक तुर्की में। चताल ह्यूक कहाँ है? क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, जैसे कांधार पूछा जाता है कहाँ है, तो वो अफगानिस्तान में। ऐसे बाई चांस कभी पूछ दिया गया चताल ह्यूक कहाँ है, तो वो कहाँ है? तुर्की में। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उसका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। तो चकमक पत्थर कहाँ से? सीरिया से लाया जाता था। लाल सागर की कौड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहनों का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। ठीक। तो इस तरीके से देखिए आपका ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, लेसन 2। ठीक। और इसमें क्वेश्चन आंसर ही है, तो बाकी एक्सरसाइज है नहीं, तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। जैसा भी लगा हो प्लीज़ आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, उससे हमें पता चलता रहता है कि कैसा चल रहा है और क्या क्या आपकी नीड है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो जाता है अगर आप लोग कमेंट में बता देते हैं कि ये कमी है या कुछ भी है। अगर कमी लगती है तो भी, और नहीं लगती है तो भी मेरा दिमाग एकदम शांत रहता है कि हाँ ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ाते चलते हैं। ठीक है,
और जैसा भी हो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।